साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। हिंडनबर्ग ने 88 सवाल पूछे, लेकिन क्या किसी ने भी हिंडनबर्ग से 2 सवाल भी पूछा? खासकर वो लेफ्ट लिबरल गैंग जो इन्हीं 88 सवालों के एवज में पूरे देश को अराजकता की ओर धकेलने में जुट गया है। मैं आपके सामने इस समय सिर्फ और सिर्फ 20 सवाल रखूंगा, और वो भी हिंडनबर्ग रिसर्च से। कायदे से तो ये सवाल लेफ्ट लिबरल गैंग को पूछना चाहिए था, जिसने हिंडनबर्ग रिसर्च के सवालों को ही ब्रह्म सत्य मान लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप याद रखिए, जब ये 20 सवाल आपके सामने आएंगे ना, ये ऐसे सवाल हैं जो किसी के भी जहन में उठना चाहिए, खासकर वो लोग जिन्होंने हिंडनबर्ग के आधार पर पूरे देश को, पूरी संसद की व्यवस्था को बंधक बनाने का काम किया है। और आपको मैं एक कहावत बताता हूं दोस्तों, आपने भी सुनी होगी। जब एक आदमी दूसरे से कहता है कि देख तुम्हारा कान तो कौवा ले गया है, तो वो व्यक्ति अपना कान नहीं देखता, बल्कि कौवे के पीछे भाग पड़ता है। और यही हाल तो इस समय हिंडनबर्ग रिसर्च का है। उसने ये कहा कि एक कंपनी ने आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, वो गुब्बारे की तरह फूल गया है। और किसी ने भी ये नहीं देखा कि क्या वाकई में इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ कोई ऐसी बात हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के आरोपों पर जुट गया और उसी को महिमा मंडित करने में लग गया। लेकिन जानते हैं स्थिति क्या है? जिस आदमी ने ये कहा कि कौवा तुम्हारा कान ले गया है, दरअसल कौवा कान लेकर नहीं गया, बल्कि जिसने कहा था उसी ने सबके कान उड़ा लिए। और यही हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी किया है। अब आप जरा सोचिए कि जो गांधी परिवार जमानत पर बाहर है, ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दिया है, क्या उसके खिलाफ तो ये परिवार सबूत मांगता है, लेकिन क्या इसने हिंडनबर्ग रिसर्च से कोई सबूत मांगा? आप जरा सोचिए। जो केजरीवाल सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत मांगते थे, क्या उस पार्टी के एक भी शख्स ने हिंडनबर्ग रिसर्च से कोई सबूत मांगा? भारत का जो विपक्ष इस देश की वैक्सीन को, जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन है, उस पर तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर सेफ्टी का सबूत मांगता था, लेकिन क्या इस विपक्ष ने भी हिंडनबर्ग से कोई सवाल पूछा, कोई भी सबूत मांगा? खैर छोड़िए इस चीज को। मैं हिंडनबर्ग से 20 सवाल पूछूं, लेकिन कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, और इसमें कोई शक नहीं है। आप पहले ये बात समझ लीजिए, इसे आप जब सवाल सुनेंगे ना, तब भी पता चलेगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर कोई रिपोर्ट ही जारी नहीं की है। अभी मैं जब चीजें दिखाऊंगा, सवाल पूछूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। और ये 20 सवाल नहीं है, 20 सबूत हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका में आपराधिक जांच के घेरे में है। अमेरिका का न्याय विभाग इसकी जांच कर रहा है। क्या आपको यह पता है? इसके अलावा तीसरी चीज, जिस हिंडनबर्ग का बार बार नाम लिया जा रहा है, वो एक रहस्यमयी कंपनी है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और उसने कुछ बताया भी नहीं है। यह भी मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। और हिंडनबर्ग ने तो 88 सवाल पूछे हैं ना, लेकिन अब जो सवाल मैं रखने जा रहा हूं, उससे पता चलेगा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है और भारत की अर्थव्यवस्था के साथ यह फर्जीवाड़ा करने का काम किया गया है। और यह सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी नीयत के साथ किया गया हो या कोई समाज सेवा कर रही हो कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप एक एक करके इन सवालों को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए, सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1। हिंडनबर्ग की जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें एड्रेस नहीं है। हिंडनबर्ग ने आखिर वेबसाइट पर अपना एड्रेस क्यों छिपाया है? क्या किसी से उसको डर है क्या? अब जरा सोचिए, भारत में अगर कोई कंपनी हो तो यह संभव है, यह कहा जा सकता है कि हमला हो जाएगा। अब अमेरिका जैसा देश, वहां पर एक कंपनी इतना बड़ा आरोप लगाती है और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर एक तरीके से प्रहार करती है,
5-7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर देती है, उस कंपनी का कोई एड्रेस ही नहीं है। क्या किसी ने भी यह सवाल पूछा? हम और आप जब भी कोई काम करते हैं इस देश में, और हम तो जानते हैं ना कि एड्रेस तो एक शुरुआती जरूरी चीज होती है, लेकिन हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर कोई पता नहीं है। यह पहला सवाल है। सवाल नंबर 2 पर आइए। हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया है। अब मेरा मन करे कि मैं हिंडनबर्ग से भी यह सवाल पूछ लूं तो कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर फोन किया जा सके, और यह तो कम्युनिकेशन का जमाना है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब आप समझिए, बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अडानी पर इसने जो आरोप लगाए हैं उसमें यह नहीं बताया कि यह कोई गैर कानूनी है या क्या है। देखिए, अडानी का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, यह बात आप समझ लीजिएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं है कि अडानी के पक्ष में यह वीडियो है, बल्कि अडानी ने अगर कुछ किया भी है तो सरकार जांच कर रही है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन जिस कंपनी ने सवाल खड़े किए उसकी मंशा को भी समझना जरूरी है। और जो दूसरे पे, जैसे कहते हैं ना कि जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं तो वो सवाल क्या आपने खुद से पूछा, और यही सारे बेसिक सवाल अडानी से भी पूछे गए हैं। अब आप तीसरे सवाल पे आइए। हिंडनबर्ग में काम करने वाले किसी भी शख्स की कोई प्रोफाइल या फोटो वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। अब यह सवाल क्यों उत्पन्न हो रहा है यह भी समझिए कि हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर जब सवाल पूछा ना, तो एक एक लोगों की प्रोफाइल बता दी, कौन है, रिश्तेदार है, क्या है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन जिस कंपनी ने सवाल उठाए, आखिर उन लोगों की चर्चा क्यों नहीं है? आप हैं कौन? आपके पीछे है कौन? आपकी मंशा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के कुछ दुश्मन हो या देश के कुछ दुश्मन हो जिन्होंने यह काम किया है? तो इसलिए यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, लेफ्ट लिबरल गैंग के किसी भी शख्स ने कोई सवाल नहीं पूछा। अब सवाल नंबर 4 पर आइए। हिंडनबर्ग की रहस्यमयी वेबसाइट पर केवल नाथन एंडरसन का नाम लिखा है और कुछ भी नहीं। आखिर इतनी अपारदर्शिता क्यों है? अब आप सोचिए, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर अपारदर्शिता के ही आरोप लगाए हैं। यह आरोप लगाया है कि इसमें तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। लेकिन आप सोचिए कि अडानी की कंपनियों में वो ये आरोप लगाता है कि रिश्तेदार भर दिया या ऐसे लोगों को भर दिया जो छोटे हैं, लेकिन उसका जिक्र तो है। क्या किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन किया गया है? नहीं किया गया। लेकिन इस हिंडनबर्ग रिसर्च में तो वो जानकारी भी नहीं दी गई है। आखिर वो कौन है व्यक्ति, कि उसकी मंशा क्या है? कैसे पता चलेगा कि आपने एक देश में रिपोर्ट जारी करके 5-7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया? आप हैं कौन? और किसी ने भी इस देश के लेफ्ट लिबरल गैंग ने कुछ नहीं पूछा। क्या राहुल गांधी ने इसकी जानकारी मांगी? क्या इस देश में केजरीवाल ने मांगी? क्या किसी भी विपक्षी पार्टी ने यह जानकारी लेने की कोशिश की कि यह है कौन? बस किसी ने कहा कि कौवा कान लेकर भाग गया तो सब उसके पीछे दौड़ पड़े। अब सवाल नंबर 5 पर आइए। हिंडनबर्ग के जब ट्विटर प्रोफाइल पर जाता हूं तो जानते हैं उसमें क्या लिखा है? बड़े ध्यान से देख लीजिए। इस ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा है, वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। ऐसे में हिंडनबर्ग ने यह क्यों छिपाया? किसने एक ओपिनियन दिया है, कोई रियलिस्टिक रिपोर्ट नहीं। अब यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है, यह मैं अगले सवाल में आपको बताता हूं। सवाल नंबर 6, हिंडनबर्ग ने क्यों नहीं बताया कि उसने मुनाफा कमाने के लिए यह ओपिनियन तैयार किया है? आप सोच रहे हैं कितना बड़ा घपला है। अभी सारे लोग इसको रिपोर्ट बता रहे हैं, रिपोर्ट है ही नहीं, ये तो ओपिनियन है, और ओपिनियन भी सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। और ये बात क्यों कह रहा हूं, आप वेबसाइट पर आइए और इसके शुरुआती हिस्से को देखिए। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट की शुरुआत कैसे करता हूं यह बता रहा हूं मैं। टुडे वी रिवील द फाइंडिंग्स ऑफ आवर 2-year investigation presenting evidence that
द इंडियन नेशनल रुपीज 17.8 ट्रिलियन यानी US $218 बिलियन. इंडियन conglomerate Adani Group has engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades. यानी ये आरोप लगा रहा है कि 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने पाया कि भारत का ये उद्योगपति जो अडानी ग्रुप है इसने मैनिपुलेट किया है और फ्रॉड किया है, ये कह रहा है. लेकिन आप जैसे ही बीच के हिस्से में आएंगे, देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है, आप समझने की कोशिश कीजिए. और बिल्कुल छिपा करके लिखता है, ऊपर नहीं लिखता है. बाकी जगह तो शर्तें लागू, आजकल देखते हैं ना भारत में जो विज्ञापन होते हैं प्रसारित, उसमें शर्तें लागू तो दिखाना पड़ता है क्योंकि ये जरूरी है. लेकिन इस अमेरिकी कंपनी ने क्या किया आप समझिए. इनिशियल डिस्क्लोजर ये बीच में है, ढूंढना पड़ेगा आपको, वैसे नहीं पता चलेगा. 100 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट है. आफ्टर extensive research we have taken a short position in Adani Group companies through US traded bonds and non-Indian traded derivative instruments. ये लिख रहा है, डिस्क्लोजर दे रहा है कि मैंने अडानी ग्रुप कंपनी में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, शॉर्ट सेलिंग की है इसने. ये मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा. आगे बढ़िए. The report relates solely to the valuation of securities traded outside of India. ये बता रहा है. इसके आगे, this report does not constitute a recommendation on securities. आगे पढ़िए, बहुत बड़ी चीज है ये. This report represents our opinion. ये ओपिनियन है, ये रिपोर्ट नहीं है. और ये शॉर्ट सेलिंग के लिए ओपिनियन दी गई है ताकि मैं बोलूं और शेयर गिर जाए और मैं लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा लूं, करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमा लूं. अब तो 5-7 लाख करोड़ डूब गए. ये है. और आगे देखिए. दिस रिपोर्ट रिप्रेजेंट्स आवर ओपिनियन एंड इन्वेस्टिगेटिव कमेंट्री एंड वी एनकरेज एवरी रीडर टू डू देयर ओन ड्यू डिलीजेंस. ये भी कह रहा है कि जब आप पढ़ें तो आप अपने हिसाब से पढ़ें, सोच समझ कर पढ़ें, मेरे पे ही भरोसा मत कीजिएगा. और ये क्यों किया गया है ये मैं आपको आगे के सवालों में बताने की कोशिश करूंगा. अब सवाल नंबर 7 पर आइए. हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये क्यों नहीं बताया कि इस प्रकार की रिपोर्ट सिर्फ अडानी के लिए क्यों बनाई गई. पूरी दुनिया में अनेक उद्योगपति हैं, भारत में भी है, लेकिन सिर्फ अडानी को ही क्यों चुना गया और 2 साल तक सिर्फ एक कंपनी, वो भी भारत की कंपनी पर रिसर्च क्यों किया गया. ये शक पैदा करने वाले सवाल हैं, याद रखिए. अब आगे बढ़िए. सवाल नंबर 8. हिंडनबर्ग ने यह क्यों नहीं बताया कि अडानी कंपनी के अकाउंट्स को किस व्यक्ति ने क्रॉस चेक किया. आपको पता है हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या आरोप लगाया कि अडानी की कंपनियों की अकाउंटिंग ऐसी कंपनियों ने की जो बड़े छोटे नाम है, बड़े नहीं है, लेकिन वो नाम तो हैं, पता तो है, लेकिन आपके किस आदमी ने इस अकाउंट को चेक किया ये तो नाम ही नहीं पता. अब आप सोचिए कि सिर्फ ओपिनियन देता है, एक संस्था देती है और नाम ही नहीं पता कि किसके द्वारा चेक किया गया, वो कौन व्यक्ति है, उसकी क्रेडेंशियल क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है. अब आप सवाल नंबर 9 पर आइए. हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में उन व्यक्तियों के नामों को भी छिपाया है जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है. अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार किया है, आप ढूंढ करके थक जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा. सिर्फ एक आदमी का नाम मिलता है, नाथन एंडरसन का, वो भी कुछ नहीं है. तो 2 साल किसने मेहनत की, किससे कराया. जब ओपिनियन है तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं. ओपिनियन तो यहां हर दिन एक आदमी 50 ओपिनियन दे सकता है, लेकिन आपने ये ओपिनियन किन लोगों के दम पर तैयार किया ये कुछ भी नहीं पता है. अब आइए सवाल नंबर 10 पर. क्या हिंडनबर्ग को 2-2.5 साल पहले ही पता चल गया था कि अडानी इतने अमीर आदमी हो जाएंगे? उसे यह पता चल गया था कि वो दुनिया के तीसरे अमीर आदमी हो जाएंगे? ये तो गजब की भविष्यवाणी है यार. अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा हूं ये आप समझने की कोशिश कीजिए. जब आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे ना तो पता चलता है कि इसने 2016 से अब तक की रिपोर्ट है. 2016 में इसने एक रिपोर्ट तैयार की.
2017 में इसने 2 रिपोर्ट तैयार की, 2018 में इसने 4 रिपोर्ट तैयार की, 2019 में इसने 2 रिपोर्ट तैयार की और 2020 में 7 रिपोर्ट तैयार की और 2020 के बाद इसने कोई काम ही नहीं किया। अगर आप इसकी वेबसाइट को देखें, ये तो वेबसाइट पर भी सवाल उठाया ना, अडानी कंपनियों से जुड़ी हुई वेबसाइट पर, इसकी वेबसाइट पर 2020 के बाद कोई काम नहीं और 2023 की जनवरी में ये अडानी पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। अब आप सोचिए कि एक कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है वो 2 साल से, 2.25 साल से सिर्फ एक ही आदमी के पीछे पड़ी हुई है। क्या फायदा मिल जाएगा? क्या उसे इतना पता चल गया था कि ये इतना अमीर आदमी बन जाएगा? ये सारे के सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप सोचिए, भारत के किसी भी लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़े हुए शख्स ने, कंपनी ने, पार्टी ने, संस्था ने ये सवाल नहीं पूछे। अब आइए सवाल नंबर 11 पर। हिंडनबर्ग ने अमेरिकी कंपनी फिच रेटिंग एजेंसी के उन दावों की पड़ताल क्यों नहीं की जिसके आधार पर अडानी को मजबूत माना गया है और अडानी कंपनी से जुड़ी हुई चीजें जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है उन्हीं आंकड़ों पर फिच रेटिंग एजेंसी ने अडानी को मजबूत माना है। तो हिंडनबर्ग ने उन आंकड़ों को क्यों छिपाया जिसके आधार पर फिच रेटिंग एजेंसी ने इसी कंपनी को इतना मजबूत माना है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अब आइए आप सवाल नंबर 12 पर। शॉर्ट सेलिंग करने वाली हिंडनबर्ग कंपनी पर भरोसा क्यों किया जाए? अब यह सवाल क्यों मैं पूछ रहा हूं, यह भी समझने की कोशिश कीजिए। एक है फिच रेटिंग एजेंसी, यह भी अमेरिकी कंपनी है, यह भी रिसर्च करती है, लेकिन यह रिसर्च करने के बाद यह कारोबार नहीं करती है, मुनाफा नहीं कमाती है, यह शॉर्ट सेलिंग नहीं करती है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है। मुनाफा करने के मकसद से, मुनाफा कमाने के मकसद से यह कंपनी काम करती है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बात की जानकारी नहीं दी। सवाल नंबर 13। हिंडनबर्ग ने यह क्यों नहीं बताया कि वो एक ऐसी शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिस पर समय समय पर दुनिया भर के देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है? और जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं ना, तो आप रिपोर्ट भी देखते चले जाइए। सवाल नंबर 14। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर की शॉर्ट सेलिंग करने के लिए विदेशों में कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया है? इसकी जानकारी किसी को भी क्यों नहीं दी? कितना रहस्य है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि विदेश में ये कारोबार कर लेती है कंपनी, लोगों को बताकर शॉर्ट सेलिंग कर लेती है, लेकिन कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया किसी को नहीं पता है। और सवाल नंबर 15 पर आइए। जब भारत में शॉर्ट सेलिंग करने से पहले कंपनी से लेकर व्यक्ति के बारे में सेबी को पूरी जानकारी देनी होती है और भारत में बड़ा पेचीदा है, भारत के कानून बड़े सख्त हैं। ऐसे में हिंडनबर्ग ने अमेरिका और यूरोप में क्यों शॉर्ट सेलिंग की? यानी किसके इशारे पर हिंडनबर्ग रिसर्च काम कर रहा है? और आप एकदम लेमैन की भाषा में समझिए, मुझे तो बहुत नॉलेज नहीं है इन फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे में, लेकिन चूंकि पढ़ने के बाद कुछ सवाल तो उभरते हैं ना, कि भारत में एक विदेशी व्यक्ति जब कोई कारोबार करता है ना, मैं एनआरआई की बात नहीं कह रहा, विदेशी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो उसे बड़े सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें जानकारी देनी होती है। लेकिन हिंडनबर्ग ने यह क्यों नहीं बताया कि उसने कौन से नियम का पालन किया है, उसने भारत के किस कानून का पालन किया है, वो किस कानून के आधार पर ये सारी चीजें कर रहा है। लेकिन चूंकि अमेरिका में बैठा हुआ शख्स है, अमेरिका की एक कंपनी है, उसने कोई रिपोर्ट जारी की है, तो सारे लेफ्ट लिबरल गैंग उसके पीछे पड़ गए और उसी के आधार पर अपनी ही अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे। सवाल नंबर 16 पर आइए। हिंडनबर्ग ने एक ऐसे समय में यह रिपोर्ट क्यों जारी की जब भारत में उस कंपनी का देश में सबसे बड़ा एफपीओ आ रहा था? आप सोचिए,
ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने ही बताया ना कि 2 साल से वो रिसर्च कर रहे थे। तो क्या जानबूझकर ऐसे समय का इंतजार किया गया जब कंपनी देश का सबसे बड़ा एफपीओ ला रही है? तो सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है? लेकिन किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा। अब सवाल नंबर 17, मैं कुछ आपको केस स्टडी भी दिखा रहा हूं। हिंडनबर्ग ने अपनी ओपिनियन रिपोर्ट को रिसर्च रिपोर्ट के रूप में 2019 में एक चीनी कंपनी के बारे में भी तैयार किया था। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा, आप देखिए बड़ा दिलचस्प है, जब मामला अदालत में पहुंचा तब हिंडनबर्ग ने अपने को बचाने के लिए और अमेरिका के फर्स्ट अमेंडमेंट की सुरक्षा लेने के लिए अपनी रिपोर्ट को ओपिनियन बता दिया। उसने उसको मतलब सामने वो नहीं किया, उसने चुनौती को स्वीकार नहीं किया, बोला ये तो मेरा ओपिनियन है जी। तो क्या इससे साबित नहीं होता है कि हिंडनबर्ग एक फ्रॉड कंपनी है? ये है सवाल नंबर 17। अब आइए आप सवाल नंबर 18, ये भी एक केस स्टडी है। हिंडनबर्ग ने 2019 में एक और भारतीय कंपनी इरोस फिल्म इंटरनेशनल के बारे में भी अपने ओपिनियन को रिसर्च रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित कर दिया। जब इस कंपनी ने अमेरिका के ही कानून में इस रिपोर्ट को चैलेंज किया तो हिंडनबर्ग ने फिर से फर्स्ट अमेंडमेंट की सुरक्षा ली। वो उसने आकर के चुनौती को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा अमेरिका में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है उसका सहारा लेता हूं मैं। और उसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आंकड़ों पर वो बोलता है कि आंकड़े दे रहा हूं मैं, उस आंकड़ों पर जाकर के चुनौती को स्वीकार नहीं किया, बोला ये तो मेरा ओपिनियन है। अब आप सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जो ये दावा करती है कि मैं सालों से मेहनत करता हूं, जब अदालत में ये मामला पहुंचता है तो उसे साहित्य बता देता है कि जी मेरा ओपिनियन है। और ओपिनियन तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हर जगह होता है। तो अमेरिकी कानून का सहारा लेकर ये कंपनी फ्रॉडगिरी करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। सवाल नंबर 19, बड़े ध्यान से देखिएगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस देश में और खास करके लेफ्ट लिबरल गैंग, किसी ने सवाल नहीं पूछा। इरोस इंटरनेशनल पर झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए नाथन एंडरसन ने जिस सिस्टर कंपनी क्लैरिटी स्प्रिंग इंक के नाम का उपयोग किया था और जिसके ऊपर इरोस फिल्म इंटरनेशनल ने डिफेमेशन सूट किया था, उसे क्यों बंद कर दिया गया? उसे क्यों बंद कर दिया गया, ये बड़े ध्यान से समझिए। आज उसका नाम भी अपने अकाउंट से हटा दिया गया है। और यही नहीं, इस ट्विटर अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो पता है क्या लिखा हुआ आता है? दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखा आता है, जिस पर इरोस इंटरनेशनल ने डेफेमेशन सूट किया था। और जब वेबसाइट खोलेंगे ना तो ये अकाउंट भी नहीं खुलता है, वेबसाइट बंद है। लिंक आपको मिलेगा लेकिन वेबसाइट खुलेगी नहीं। और आप सोचिए, हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह आरोप लगाया है कि जिन लोगों को आपने काम दिया उसकी तो वेबसाइट ही नहीं है, और जिस आदमी ने इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार कर दी उसकी भी वेबसाइट नहीं है। अब सवाल नंबर 20 पर आइए। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कुछ सवाल मैंने रखने की कोशिश की है। 20वें सवाल पे आइए। कहीं हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी को, इस देश को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा तो नहीं है? अब ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं ये भी समझ लीजिए। संडे गार्जियन के साथ बातचीत में, और ये रिपोर्ट 2-3 दिन पुरानी है, संडे गार्जियन के साथ बातचीत में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से जुड़े पूर्व सीनियर डिप्लोमेट माइक बेंज ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूएस फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ अभियान चलाया था। कहीं ये उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? इस पर तो मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि जब सबूतों के साथ, तब आपको पता चलेगा कि 2019 के चुनाव से पहले किस प्रकार से व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया गया था, रोका गया था, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई चीजें लोगों में सर्कुलेट ना हो सके, पहुंच ना सके। ये बहुत बड़ी साजिश थी।
इस पर भी विस्तार से कभी चर्चा करूंगा। वैसे तो दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सबूत भी हैं, खुद अमेरिका में भी इस पर जांच चल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरे पर दोष कैसे दे सकते हैं। अरे जब अपने ही घर में लोग देश को ही बदनाम करने में जुटे हैं, अपने ही देश के लोग जब अपनी ही सेना पर सबूत मांगते हैं लेकिन उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, तो फिर ऐसे सिस्टम में क्या कहा जाए। यहां आम जनता की जिम्मेदारी सबसे अधिक बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही फेसबुक के दर्शकों, आप भी अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए। मैंने आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप ज़रूर अपनी भावनाओं को भेजिए, प्रकट कीजिए। कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, वो भी कीजिए, लेकिन कॉल मत कीजिएगा क्योंकि ये नंबर में कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।